व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है उसको आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाए। और ये बात जब हम उठाते हैं तो हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में 42% लोग भूमिहीन हैं। और अगर हम आदिवासियों की बात करें तो करीब 36% आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो भूमिहीन हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, 5,000 रुपए से कम, जब इतनी महंगी दाल है, आटा भी 40 रुपए किलो बिक रहा है, 5,000 रुपए से कम अपने परिवार की जीविका चलाने वाले 82% दलित हैं और करीब 81% आदिवासी हैं। और हम गहराई में जाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 94% दलित और 92% आदिवासी किसी नौकरी में नहीं है, अपनी मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से जो ट्रेनें जाती हैं, राजेश जी जिक्र कर रहे थे, आप ट्रेनों को देखिए, उन ट्रेनों की हालत ये हो गई कि अब उसमें स्लीपर क्लास नहीं, एसी थर्ड के डिब्बे बढ़ा दिए, जनरल के डिब्बे कम कर दिए, भर भर के ट्रेनें जाती हैं। गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इन पूरे इलाकों के लोग हमारे बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर हैं, अपना परिवार छोड़ के अपनी आजीविका की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लेबर कोड में क्या किया गया? हम बात कर रहे थे सोनभद्र के जो पलायन करने वाले आदिवासी थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप लोग बैंगलोर जाते हो, क्या मजदूरी मिलती है? 400 रुपए मजदूरी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कोरोना के बाद 12-12 घंटे काम किया जा रहा है। टोटल वर्किंग उनकी 16-17 घंटा है। नौजवान उम्र में ही उनके शरीर में दुनिया भर की बीमारियां घर कर रही हैं। ऐसे में जब आजीविका का सवाल महत्वपूर्ण है, तब हम लोगों ने एक पुराना समाजवाद विरोधी संघर्ष नहीं है, जमीन का आजीविका सुनिश्चित करना भारत का संविधान कहता है। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने ये सवाल उठाया है कि 1 एकड़ जमीन की गारंटी दें। हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर परिवार के एक सदस्य को, राम प्रकाश जी कह रहे थे कि जो मांगे सरकारी नौकरी उसको सरकारी नौकरी दी जाए। लोग कहते हैं कि भाई ये तो हवाई बात है, सरकारी नौकरी कैसे दी जा सकती है? आईपीएफ के संस्थापक सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह ने आंकड़ों के साथ एक बुकलेट लिखी। उस बुकलेट में कहा गया कि 27 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में हैं, जिसमें 5.5 करोड़ लोग सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी भी 1.5 करोड़ हैं, वो सेवानिवृत्त हैं या 55 साल से ज्यादा की उम्र पा चुके हैं। 10 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं जो खेती में और विभिन्न छोटी मोटी दुकानों में अपनी जीविका को चला रहे हैं। आंकड़े के साथ उन्होंने रखा कि कुल मिला के 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, 6 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जा सकता है। और इस पे खर्च कितना आएगा? 36 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च आएगा। ये पैसा का इंतजाम नहीं किया जा सकता। प्रभात पटनायक जी को मैं पढ़ रहा था, देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं। प्रभात पटनायक जी ने लिखा कि हिंदुस्तान के अगर 1% कॉर्पोरेट घरों के ऊपर 2% संपत्ति कर और 33% अगर उनके ऊपर उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए, स्टेट ड्यूटी लगा दी जाए, तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को 5 अधिकार की गारंटी हो सकती है। पहला, रोजगार के अधिकार की गारंटी हो सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी हो सकती है, ओल्ड एज और विकलांग पेंशन की गारंटी हो सकती है, और हर आदमी को भरपेट भोजन की गारंटी हो सकती है। अगर ये इंतजाम कर दिया जाए
इसलिए हमने कोई ऐसी बात नहीं उठाई है। जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हेल्थ का काम कर दिया जाए, अगर एजुकेशन को बढ़ा दिया जाए, चंदू प्रसाद जी अपनी बात रखेंगे। समान शिक्षा का पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। अगर सरकारी स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया जाए तो न सिर्फ लोगों की जिंदगी बच जाएगी, 65% लोग हिंदुस्तान में, आपको जान के आश्चर्य होगा, 65% लोग हिंदुस्तान में इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अगर इसका इंतजाम कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक बेहतर जीवन मिल सकता है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल न्याय के सामने खड़ा हो गया है। अगर हिंदुस्तान के संविधान में दिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात कोई कर रहा है तो सरकार के पेट में दर्द होने लग रहा है। डंडे के बल में लोकतंत्र चलाया जा रहा है। श्रवण कुमार निराला जी का क्या अपराध था? एहसान तारापुरी जी 80 साल की उम्र में पार्किंसन जैसे रोग से पीड़ित है। एहसान तारापुरी जी का क्या अपराध था? सिर्फ गोरखपुर में 1 एकड़ जमीन की सवाल उठा दिया, एक आर्थिक न्याय की बात करती, उठा के जेल की सीटों में भेज दिया गया। आप जानते हैं पूरे मुल्क में जो आवाजें उठ रही है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे जन आंदोलन के लोग हो, यूएपीए लगा के, कोटा लगा के लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। 6 महीना जमानत नहीं मिल रही है। आज नागरिक अधिकार सबसे बड़े खतरे के शिकार हैं। आप जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, और हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई नाम है तो आनंद के दुमड़े, उनको जेल की सीटों में जाना पड़ा। सुधा भारद्वाज को, गौतम नवलखा को, फादर स्टीफेन तो जेल में ही मर गए, और बरबर राव जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा। हालत यह है कि न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट जो सच को ला रही थी सामने, उसके संपादक प्रवीण पुरकायस्ता एक झूठे आरोप पे कि चीन से वो पैसा लेते थे, उनको वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं। यूएपीए में उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। मैं गया था गोरखपुर, मैंने अपनी आंख से देखा एक सामान्य सी बात पर एक सामान्य सा आंदोलन, उसको फ्रांसीसी कनेक्शन से जोड़ के पूरा सनसनीखेज बना के, और मुझे तो डर था कि अगर कोई सबूत मिल गया तो हमारे निराला जी से लेकर तारापुरी जी तक सबको यूएपीए में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नए रास्ते की जरूरत है। राम मंदिर पे हम ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा काम शंकराचार्यों ने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये राम मंदिर जो किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, और इसलिए हम उसमें शामिल नहीं होंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इस उत्तर प्रदेश में जो मुहिम शुरू की गई है एजेंडा यूपी के नाम से, आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक तो जाएगी ही, साथ ही साथ देश में भी एक नई राजनीति का रास्ता खोलेगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस सम्मेलन में मैं संबोधित करने के लिए सीमा गौतम जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पे मंचासीन सभी अतिथिगणों को और सामने बैठे सभी भाई बहनों को। आवाज़ थोड़ी सी खराब है क्योंकि लगातार अगर जो भी हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहन अगर मुझसे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो वो देख रहे होंगे कि लगातार ठंड के मौसम में भी मैं 3 से 4 गाँव 5 गाँव मैं महिला जागरूकता अभियान चलाती हूँ। और वो क्यों चलाती हूँ कि अभी जैसे कि अभी संचालक महोदय ने बता रहे थे कि हम लोगों ने पिछले 3 साल से जमीन के मुद्दे पर एक आंदोलन खड़ा किया है। जमीन का आंदोलन क्यों खड़ा किया? जब हम महिलाओं के लिए, हम बेसिकली महिलाओं के लिए काम करती हूँ, और जब गांव-गांव से लोगों का जब घटनाएं आने लगी, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सामने आया कि लाचारी, बेबसी, मजबूरी।
और वो मजबूरी क्यों है? क्योंकि गांव में यहाँ तो हम बैठे हैं, एक शहर में, बड़े शहर में बैठे हैं, कुछ लोग शहर से भी आए होंगे, कुछ ही लोग गांव से आए होंगे। लेकिन मैं गोरखपुर की बात करूं तो जिस गोरखपुर में, जिस उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जिस उत्तर प्रदेश में राम राज की बात हो रही है, रामलला की बात हो रही है, तो मैं बताऊं आपको कि मेरी आवाज की बात करूं तो न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है मेरे भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर वो नहीं होते साथियों, तो आज मैं नहीं होती और आप नहीं होते। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की स्थिति तो बद से बदतर थी। कोई भी गीता कुरान, कोई भी मंदिर मस्जिद उठा के देख लीजिए, आपको मंदिर का मठाधीश नहीं बनाया जा सकता, आपको मौलवी नहीं बनाया जा सकता, आपको पादरी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरा संविधान कहता है आप जज बन सकती हैं, आप पुलिस बन सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आके हो सकते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है? गांव में मैं 350 से ज्यादा साथियों, 350 से ज्यादा गांव में मैं जा चुकी हूँ। गोरखपुर की बात कर रही हूँ, गोरखपुर की बात कर रही हूँ जिसकी आज बीजेपी सरकार की, आज जो सूबे की मुखिया करते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, आज गोरखपुर में पॉलिथीन के मकान में आज भी दलित समाज रहने के लिए मजबूर है। मेरे आप सोशल वेबसाइट पे जाकर के देखिए, मैं हर गांव में जाती हूँ, वहां की समस्या क्या है, उनके पास लाचारी क्यों है? साथियों, जमीन होगी तो सबसे पहले जमीन का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया, अंबेडकर जन मोर्चा ने शुरू किया, और अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने ये सोच रखा कि जमीन होगी तो सबसे पहले हमारे समाज के, गरीब समाज के, शोषित समाज की भूखमरी खत्म हो जाएगी। कम से कम इतना नमक रोटी, चावल रोटी खाएंगे तो भर पेट खाएंगे। जमीन होगी तो हमें अस्थायी रोजगार मिल जाएगी। जैसे रोजगार की बात हो रही है साथियों, हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वो समाज कैसे निर्भर बनेगा जिसके पास न जमीन है, ना ही कोई सरकारी संसाधन है, ना ही नौकरी है, उसके पास 2 आंखें हैं और 2 किडनी है। आप 2 आंखें 2 किडनी बेच करके वो आत्मनिर्भर बनेगा? कैसे निर्भर बनेगा? साथियों, तो जमीन होगी तो कम से कम वो अपने खेत में काम करेगा। और जो बात हो रही है घटनाओं की, तो साथियों, जमीन होगा तो हमारे समाज की, दबे कुचले समाज की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। जमीन होगा तो हमारा मान सम्मान बना रहेगा, और जमीन होगा तो ऊंच नीच की जो हमारे ही बीच में खाई है वो खाई नहीं रहेगी। साथियों, इसी सारे एजेंडा को लेकर के हम लोगों ने, हमारी मांग थी, जो भी हमारे साथी इस आंदोलन में जुड़े थे या आंदोलन को आप ऑनलाइन देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, तो गोरखपुर के डीएम एसएसपी हमारे बात को रखे थे, हमारे एजेंडा को लेकर के हमारी सहमति दिए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ और उस जेल में मैं तो नहीं गई, लेकिन 2 महीने तक जेल का मैंने भी सजा, जेल से बदतर सजा झेला। मेरे घर पे 4-4 बार पुलिस छापा मारती थी, रात में 3 बार मारती थी। साथियों, हमारे भाई को उठा ले गए, हमारे रिश्तेदारों को उठा ले गए। हम लोगों का गुनाह नहीं था, हमने हत्या नहीं किया, चोरी नहीं किया, बस हमने गरीब जनता के लिए, उस जनता के लिए जो समाज में खड़े अंतिम लाइन में व्यक्ति है, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। इसलिए हमारे साथियों को 22 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, जिसमें आप हमारे माननीय मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला जी समेत आलिया पूरी साहब भी थे। साथियों, आप कहीं भी आंदोलन करिए, किसी भी क्षेत्र में करिए, इस तानाशाह सरकार को हराने के लिए या इस तानाशाह सरकार को आप चाहते हैं कि हम लड़ाई करें, तो आपको सबसे पहले जमीन के लोगों पे, जमीन पे जाना होगा। यहाँ सभा करने से हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो तब पड़ेगा ना जो वहां बैठा, जो यहाँ तक आने के लिए किराया नहीं जुटा सकता, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको आप कैसे लगाते हैं, उसको आप कैसे संविधान बताते हैं, उसके अधिकार को कैसे आप बताते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे घंटा खत्म करते हैं, यहीं पे घंटा हमारी खत्म हो जाती है। साथियों, कभी उनके पास जाइए, और मैं माननीय
वो जो महिलाएं आई, जो हमारे साथी लोग थे, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, और मैं कहूँ कि 12 बजे नहीं, सुबह के 3 बजे तक पुलिस वालों से लड़ती रही। और पुलिस वालों से लड़ करके जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने कहा कि नहीं अब हमारी गिरफ्तारी तय है, तब जाकर उन महिलाओं ने हटी, नहीं तो वो महिलाएं जान देने के लिए तैयार थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ साथियों, आप ईमानदारी से समाज के लिए काम तो करिए, समाज आपके साथ खड़ा है। और समाज पूर्वांचल में जो कहते हैं कि पूर्वांचल में अम्बेडकर जनमोर्चा के साथ खड़ा है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि देखिए, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मुद्दा है, हमने मुद्दा रखा था सरकार के सामने। हमारा मुद्दा है कि प्रत्येक जाति धर्म के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए। हमें आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है। और हमारा मांग था, हमारा ये भी मांग है कि दलित समाज के बच्चों को विदेश भेजने के लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई रुक जा रही है, ऐसे बच्चों को विदेश भेजा जाए पढ़ने के लिए। अगर बाबा साहब कल विदेश नहीं गए होते, वो संविधान नहीं बना पाते और हम बना नहीं होते। साथियों, अंतिम में एक ही बात कहूंगी कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। और कुछ को मैं लगाती हूँ साथियों, कुछ को आप लगा दो, कुछ को आप लगा दो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब देखते रहे जनता का। हम लोगों के बीच में युवा भारत से साथी रमाशंकर जी हैं क्या? आइए आप संक्षेप में अपनी बात बोलने में